अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हमारा आज का लेक्चर है जो लास्ट हमारे टॉपिक्स हैं गैसियस एक्सचेंज चैप्टर के। उसमें पहली हेडिंग आ जाती है ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस। आपने अब तक जितनी सारी डिटेल्स आपने पढ़ी उसमें आपने देखा कि हमारा तमाम रेस्पिरेटरी सिस्टम काम कैसे करता है। हमारे जिस्म से रिलेटेड जो दो रेस्पिरेटरी गैसेस हैं, हमें उससे तमाम जो तफसीलात हैं उससे हमें जो है डिस्कस करने की ज़रूरत है। और ये दो रेस्पिरेटरी गैसेज हैं, ऑक्सीजन, मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड को हमने जिस्म से बाहर निकालना है और ऑक्सीजन को जिस्म के अंदर लेना है। वैसे तो जब ये कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन आम छोटे जानदारों में आती हैं तो ये डिफ्यूजन के अमल से और इनका जो पार्शियल प्रेशर होता है जो ये एग्जर्ट करती हैं हमारे जिस्म के अंदर, उसकी मुनासबत से हमारे जिस्म के अंदर सांस लेने के दौरान जो है वो दाखिल होती हैं। कार्बन डाइऑक्साइड को निकाला जाता है और जो रिच नेटवर्क है ब्लड कैपिलरीज का, वो जनाब एल्वियोलाई के पास बहुत ज़्यादा बड़ी तादाद में मौजूद होता है। ये जनाब हेल्प आउट करता है कि ब्लड के साथ एक्सचेंज किया जा सके गैसेस का। कार्बन डाइऑक्साइड को खून में से निकाला जाए और ऑक्सीजन को खून में डाला जाए, फिर वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड बन जाता है और उसको फिर ब्लड की तरफ सप्लाई के लिए हार्ट की तरफ सप्लाई के लिए भेजा जाता है। और लंग्स जो है वो ऑर्गन है जहाँ पर एल्वियोलर सेक्स एक्सट्रीमली ज़्यादा बड़ी तादाद में पाई जाती हैं, एक्सट्रीमली थिन होती हैं, जहाँ पर ये सारा प्रोसेस होता है। अब अगर हम ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट की बात करें तो ऑक्सीजन बजाते खुद खून में शामिल तो हो जाएगी, लेकिन ये सेल्स तक ट्रांसपोर्ट करना इसका बहुत ज़रूरी है। और उसके लिए हमारा काम करता है रेस्पिरेटरी पिगमेंट जो कि है हीमोग्लोबिन। होता क्या है कि हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करती है और ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है, इसको अपने साथ डिसॉल्व करती है। और हीमोग्लोबिन में खासी कैरिंग कैपेसिटी होती है जो कि ये ऑक्सीजन को अपने साथ बाइंड कर सकती है। आपको पता है कि रेड ब्लड सेल्स जो हैं वो डिस्क शेप होते हैं, उनमें न्यूक्लियस भी नहीं होता, डिप्रेशन होता है दरमियान में क्योंकि डिस्क शेप होते हैं, ताकि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा हीमोग्लोबिन आ सके और ये ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन को कैरी करके टिश्यूज और सेलुलर लेवल पर पहुंचा सके। तो हीमोग्लोबिन वीक एसोसिएशन बनाती है ऑक्सीजन के साथ और फिर इसको जनाब ऑक्सी हीमोग्लोबिन में ये अपने आप को कन्वर्ट कर लेती है आफ्टर हैविंग रिएक्शन विद द ऑक्सीजन। और ये ऐसा रिएक्शन होता है कि ये रिवर्सिबल भी हो जाता है, यानी जैसे ही हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को कैरी करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है, जब ये सेल्स तक पहुंचती है तो ये वापस डिसोसिएट हो जाती है, ऑक्सीजन को सेल्स में शामिल कर देती है जहां पर सेलुलर रेस्पिरेशन होता है और हीमोग्लोबिन अब फ्री होती है दोबारा, जहां पर ये मजीद ऑक्सीजन को कैरी कर सकती है। अब हम ये बात जानते हैं कि ये जो हीमोग्लोबिन है हमारे जिस्म में रेस्पिरेटरी पिगमेंट है। अगर हम अपने आसपास के एनवायरनमेंट को देखें और हवा को देखें तो हवा का जो दबाव है वो मुख्तलिफ जगहों पर फ़र्क होता है। पहाड़ी इलाकों में हवा का दबाव फ़र्क होता है, जब हम पहाड़ी इलाकों पर जाते हैं तो हमें थोड़ा सा महसूस होता है कि हमें सांस लेने में दुश्वारी सी महसूस हो रही है या लंबा खींच के सांस लेना पड़ रहा है। तो हर जगह क्योंकि हवा का दबाव फर्क होता है, इसलिए वहां पर रहने वाले जो लोग होते हैं वो उस एरिया के मुताबिक अडेप्टेड होते हैं। अब ये जो पैराग्राफ है ये आपको बताता है कि हीमोग्लोबिन जो है उसकी ऑक्सीजन की टेंशन के मुताबिक मुख्तलिफ तरह की उसकी कैरिंग कैपेसिटी है। मिसाल के तौर पर आम जो ऑक्सीजन का लेवल अगर ह्यूमन बॉडी में अगर हम देखें, आम सी लेवल जिसे हम सतह समंदर का लेवल कहते हैं, उसकी अगर हम बात करें तो अगर 100 ml ब्लड है तो उसमें तकरीबन 20 ml ऑक्सीजन को कैरी करने की खासियत जो है पाई जाती है। उसके अलावा अगर हम ऑक्सीजन की टेंशन की बात करें कि कितना टेंशन जो है वो क्रिएट किया जिसकी वजह से ओवरऑल हीमोग्लोबिन की कैरिंग कैपेसिटी पे फर्क पड़ता है, तो 15 मिलीमीटर मरकरी, क्योंकि किसी भी चीज़ का जो दबाव है उसको मेजर करने के लिए मिलीमीटर मरकरी का यूनिट इस्तेमाल किया जाता है। तो हीमोग्लोबिन जो है वो 98% सैचुरेट हो जाती है, यानी इतना ये भर जाती है, इसने इतनी सारी ऑक्सीजन को इस टेंशन के ऊपर अच्छे तरीके से अब्जॉर्ब कर लिया होता है, अपने साथ बाइंड कर लिया होता है। इसका मतलब है कि अगर हम 100 ml ब्लड लेंगे, टेंशन 115 मिलीमीटर मरकरी होगा, तो उस वक्त इसमें 19.6 ml ऑक्सीजन होगी। हर 100 ml ब्लड में से 19.6 ml में ऑक्सीजन होगी। उस वक्त हम कहेंगे कि जितनी हीमोग्लोबिन अगर ब्लड में पाई जाती है, फॉर एग्जांपल हम यहाँ इमेजिन करें कि 100% है तो 100% में से 98% हीमोग्लोबिन जो है उसने ऑक्सीजन के साथ बाइंडिंग कर ली होगी और जनाब उसको कैरी कर लिया होगा बड़े अच्छे तरीके से। उसके बाद हीमोग्लोबिन जो है क्योंकि ये वीक एसोसिएशन है तो ये ऑक्सीजन को अपने साथ जुदा कर देती है और फिर जनाब ये टिश्यूज के लेवल पर जाकर डिसोसिएशन हो जाती है और ये सेल्स तक जो ऑक्सीजन को पहुंचा देती है।
अब आपकी बुक में एक येलो कलर का बॉक्स बना हुआ है जिसमें एक स्कूबा डाइवर की बात की गई है, जो कि समंदर के नीचे जाता है, पानी के प्रेशर को जो है वो टॉलरेट करता है, जिसकी वजह से उसकी बॉडी नॉर्मली एक्सपेंड नहीं करने देती लंग्स को, क्योंकि जब हम गहरे समंदर में जाते हैं तो पानी का बहुत बड़ा प्रेशर जो है वो हमारी बॉडी पर एक्ट अपॉन हो रहा होता है। और स्कूबा डाइवर्स गोताखोर होते हैं जो कि पानी में जब रिसर्च के लिए या तफरीह के वजह से जाते हैं तो वो ऑक्सीजन के सिलेंडर्स अपनी बैक पर लेके जाते हैं, जिसकी वजह से वो सांस ले सकते हैं। सो द डाइवर ब्रीथ्स प्रेशराइज्ड एयर फ्रॉम एयर सिलेंडर्स, इसलिए वो सिलेंडर जो कि उनके साथ बांधकर उनको नीचे भेजा जाता है उसमें दबाव के साथ ऑक्सीजन को रखा जाता है, ताकि लंग्स क्योंकि ठीक से खुल नहीं पा रहे हैं और पानी का दबाव प्रेशर बहुत ज्यादा है, तो ये ऑक्सीजन अच्छे तरीके से उनके सांस लेने के अमल को बहाल रखेगी और उसको रुकावट नहीं आने देगी। अगली अब अगर हम बात करें तो कुछ फैक्टर्स हैं जो कि कैरिंग कैपेसिटी ऑफ हीमोग्लोबिन के ऊपर एक्ट अपॉन करते हैं और वो अंदाजा देते हैं कि किस तरह से हीमोग्लोबिन जो है ऑक्सीजन को कैरी कर सकती है। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा है टेम्परेचर और तीसरी है पीएच। पीएच का आपको पता है कि नेगेटिव लॉगरिथम है हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन का। अगर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाएगी, हाइड्रोजन आयन बहुत ज्यादा हो जाएंगे, उसकी वजह से क्योंकि हीमोग्लोबिन बजाते खुद प्रोटीन ही नेचर है तो ये डी नेचर होना शुरू हो जाएगी, जिसकी वजह से अपनी साख्त खो देगी। जब साख्त खो देगी तो ऑक्सीजन को भी कैरी नहीं कर सकती। इसी तरह अगर पीएच हद से ज्यादा बढ़ जाती है, एल्कलिनिटी की तरफ चली जाती है, तो भी यही सिलसिला होगा कि हीमोग्लोबिन अपनी असल साख खो देगी, डी नेचर हो जाएगी, क्योंकि प्रोटीन ही नेचर है और ये अपना काम सर अंजाम नहीं दे सकती। तो अल्लाह ताला ने कुदरती तौर पर हमारा जो ब्लड है उसकी पीएच भी ऐसी रखी है जो न्यूट्रल लेवल के पास है, ना वो बहुत एसिडिक है ना वो ज़्यादा बेसिक है, ताकि हमारे जो खून में मौजूद सारी प्रोटीन्स हैं वो अपना काम सर अंजाम दे सकें। दर्जा हरारत की बात करें तो जी बिल्कुल, राइज इन टेम्परेचर ऑल्सो कॉजेज अ डिक्रीज इन ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द ब्लड, क्योंकि हद से ज्यादा जब दर्जा हरारत बढ़ जाएगा, मिसाल के तौर पर 50 से ऑनवर्ड जब जाना शुरू हो जाएगा तो इतना ज्यादा दर्जा हरारत जो है वो प्रोटीन को डी नेचर की तरफ लेकर जाएगा, तो हद से ज्यादा दर्जा हरारत और इससे भी ऑनवर्ड ज्यादा दर्जा हरारत जो है वो फिर हार्मफुल साबित होगा और प्रोटीन की जो कि हीमोग्लोबिन हमारी प्रोटीन है उसको डी नेचर करने की कोशिश करेगा। सो इंक्रीज जो है टेम्परेचर का वो डिक्रीज कर देगा कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ऑक्सीजन, जिसकी वजह से वो कम से कम ऑक्सीजन को कैरी कर पाएगा। अब अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड अगर जब दबाव बढ़ाती है तो जाहिर बात है उसकी वजह से जो दूसरी इंपॉर्टेंट गैस है हमारी ऑक्सीजन, उसकी टेंशन डिक्रीज हो जाएगी। सो कैरिंग कैपेसिटी ऑफ हीमोग्लोबिन टू होल्ड ऑक्सीजन, यानी कि जितना उसको ऑक्सीजन को कैरी करना चाहिए वो भी कम हो जाएगा, क्योंकि प्रेशर एक्सर्ट नहीं हो रहा और उस वजह से ऑक्सीजन को वो बाइंड नहीं कर पा रही। इसलिए इंक्रीज कार्बन डाइऑक्साइड जो टेंशन है वो फेवर करती है ग्रेटर लिबरेशन ऑफ ऑक्सीजन। तो जितना ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार बढ़ती चली जाएगी, इसका प्रेशर बढ़ता चला जाएगा, ऑक्सीजन का कम होता चला जाएगा और ऑक्सीजन डिसोसिएट होती जाएगी हीमोग्लोबिन से, मजीद हीमोग्लोबिन को ऑक्सीजन को बाइंड करना वो कम हो जाएगा। ये थे फैक्टर्स हमारे इंपॉर्टेंट जो कि ऑक्सीजन की कैरिंग कैपेसिटी को डिस्कस कर रहे थे और यहाँ पर आपकी बुक में मौजूद हैं। अगला हमारा टॉपिक है जी ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। जी ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, अब ये सारा का सारा प्रोसेस उसी तरह से हम देखेंगे जिस तरह से हमने ऑक्सीजन को देखा है। कार्बन डाइऑक्साइड अमूमन जब हमारे जिस्म में पाई जाती है तो बहुत सारी कार्बन डाइऑक्साइड को पानी के मॉलिक्यूल्स के साथ मिलाप करके कार्बोनिक एनहाइड्रेस एंजाइम होता है जो इस रिएक्शन को कैटेलाइज करता है और कार्बोनिक एसिड बनाता है। क्योंकि ये एसिड है तो इसे हमारे जिस्म में ज्यादा देर रहना नहीं चाहिए, इसलिए क्योंकि ये पीएच को भी जो है वो चेंज लाएगा। तो होता क्या कि कार्बोनिक एसिड को डिसोसिएट कर दिया जाता है हाइड्रोजन आयंस में और बाइकार्बोनेट आयन में। बाइकार्बोनेट आयन बाज दफा दोबारा इसी हाइड्रोजन के साथ मिलकर कार्बोनिक एसिड बना देते हैं और थोड़ी देर के लिए जब कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल जो है वो लो हो रहा होता है तो दोबारा कार्बन डाइऑक्साइड में ये टूट जाती है और वो पानी के मॉलिक्यूल में टूट जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड को जिस्म से बाहर खारिज कर दिया जाता है। इसको उस ब्लड में शामिल कर दिया जाता है जो कि लंग्स की तरफ जा रहा होता है, जहां पर डिफ्यूजन होगी तो ऑक्सीजन खून के अंदर शामिल हो जाएगी और जिस रास्ते से हवा आई है उसी रास्ते के साथ बाहर जाने वाली हवा के साथ कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर दिया जाएगा। अब जैसे कि हीमोग्लोबिन जो है वो ऑक्सीजन के साथ ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है, उसी तरह हीमोग्लोबिन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलाप करके कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन भी बनाती है। तकरीबन जो 20% है कार्बन डाइऑक्साइड का वो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन की शक्ल में हमारे खून में पाया जाता है और कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन इसको भी उसी तरह से डिटैच कर देती है अपने से जिस तरह से ऑक्सीजन को डिटैच करती है। मिसाल के तौर पर ये हीमोग्लोबिन मैंने आपको इसका एक अमाइनो एसिड बना के दिखाया क्योंकि हीमोग्लोबिन प्रोटीन है पूरी, ये अमाइनो एसिड्स की चेन है। तो इस पे आप देख सकते हैं
यहाँ अमाइनो ग्रुप लगा हुआ है NH2। एक्चुअली जब हीमोग्लोबिन ने कार्बन डाइऑक्साइड को अपने साथ बाइंड करना होता है तो उसके अमाइनो एसिड्स पे मौजूद अमाइनो ग्रुप के साथ कार्बन डाइऑक्साइड अटैच हो जाती है, जिसकी वजह से हीमोग्लोबिन कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बना सकती है और इसे फिर बाहर की तरफ निकालने में मददगार साबित हो सकती है। अच्छा जी, उसके अलावा आपको पता है कि हमारे खून का एक हिस्सा ऐसा है जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं, जो कि पानी के जैसा है, कलरलेस पीले से रंग का होता है। इसमें भी 5% कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद होती है, जो हमारे बॉडी फ्लूइड से या लंग्स की वजह से कैपिलरीज के थ्रू यहाँ पर मौजूद होती है। 70% जो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो बाइकार्बोनेट आयन की शक्ल में होती है, जो कि सोडियम के साथ भी कंबाइन कर लेती है हमारे प्लाज्मा के अंदर। प्लाज्मा हमारे ब्लड का वही हिस्सा है जिसके बारे में मैंने आपको अभी बताया कि ये पानी के जैसा होता है, इसमें प्रोटीन्स, आयंस, मिनरल्स, नमकियात बहुत सारी मिकदार में पाए जाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड को जनाब कैपिलरीज के साथ एंटर किया जाता है, ये कार्बोनिक एसिड भी बना देता है और उसके बाद इसको वापस डिसोसिएशन करके बाइकार्बोनेट आयन और अल्टीमेटली कार्बन डाइऑक्साइड और पानी में दोबारा कन्वर्ट भी कर दिया जाता है। अच्छा जी, स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज ऑल्सो कैरिड बाय कॉर्पसल्स कंबाइंड विद पोटेशियम। थोड़ी सी कार्बन डाइऑक्साइड को पोटेशियम के साथ भी बाइंड किया जाता है, लेकिन इस प्रोसेस की डिटेल जो है वो आपकी बुक में नहीं है, इसलिए मैं इसके ऊपर यहाँ पर नहीं जाऊंगी। इसके साथ मेरा गैसियस एक्सचेंज का जो पहला टॉपिक है, आज का पहला हिस्सा, वो खत्म होता है और मैं दूसरे हिस्से में आपको इस चैप्टर के बाकी के टॉपिक्स बयान करके तो आज इस चैप्टर को हम खत्म कर देंगे।